जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज मैं उस भारत की बात करने जा रहा हूं जिसने खुद को आगे बढ़ने के लिए दुनिया की हर चुनौती का सामना किया। जो काम इस देश के लिए असंभव माना जाता रहा, वह करके दिखाया। दुनिया जिस देश को आर्थिक और मानसिक तौर पर भी कमजोर कहा करती थी, उसी देश ने इन दोनों मोर्चों पर वह कारनामा किया कि अब उसकी ही मिसाल दी जाती। आज भारत जहां है, उसमें हर भारतीय ने इस देश को ऊंचाई पर पहुंचाने का जो सपना देखा, उसका जो अपना योगदान रहा है, उसी के बूते आज का हिंदुस्तान है, जिसकी कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज रहिएगा जरूर, क्योंकि यह समूचे हिंदुस्तान को समझने, उसके संकल्प को, हौसले को और उसके तरक्की की रफ्तार को जानने का समय। हम तमाम असहमतियों और टकराहटों के बावजूद एक ऐसे समाज और राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ते रहे हैं जिसकी मूल चिंता देश रहा है। देश के नागरिक की लगातार बेहतरी रही है और दुनिया में देश का परचम लहराने का संकल्प रहा है। इतना कुछ मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आज कुछ कहानियां आपको सुनाना चाहता हूं। ये नाना नानी या परियों की कहानियां नहीं है, बल्कि उस हिंदुस्तान की हैं जिसने हर संकट को एक सबक के तौर पर लिया और खुद की ताकत से उसको पार किया। सबसे पहले चंद्रयान की बात। देश इस बात पर गर्व कर रहा है कि हमने चांद पर वहां अपना चंद्रयान उतारा है जहां ना तो अमेरिका, ना ही रूस और ना ही चीन उतार पाए। इन्हीं 3 देशों ने चांद पर अपना मिशन कामयाबी से उतारा है। अब भारत, 14 देश, चंद्रयान के लैंडर विक्रम से निकलकर रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चल रहा है। यहां से लाखों किलोमीटर दूर जिस जगह लैंडर उतरा है, जिसका नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है, उसके आसपास निरीक्षण परीक्षण कर रहा है। मिट्टी कैसी है, तापमान कैसा है, बदलाव वहां कैसे हैं, मौसम कैसा है, वगैरह वगैरह। रोवर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उसके ऊपर, जिसका नाम चेस्ट या चास्टे है। यह चांद की सतह पर टेम्परेचर नाप रहा है। इस काम के लिए इसमें 10 अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं। इनके जरिए सतह से लेकर के 10 सेंटीमीटर नीचे तक का तापमान वो ले सकता है और ले भी रहा है। वैज्ञानिक सोच रहे थे कि चांद की सतह पर तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड के आसपास होगा, लेकिन वहां 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इससे बड़ी हैरत की बात यह है कि जब सतह पर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद वो -10 हो जाता है। यानी कि 60 या 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है सिर्फ 10 सेंटीमीटर में या 8 सेंटीमीटर में। यानी कि चांद की सतह का जो कंडक्शन है, जो ऊष्मा को, गर्मी को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, वो कंडक्शन नहीं है, बहुत कम है। अगर धरती यहां तपती है तो फिर आपको तपती हुई धरती नीचे तक भी मिलती है, क्योंकि वो ऊष्मा नीचे तक जाती है, ऊर्जा जाती है। चांद पर ऐसा नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बार मन की बात में कहा कि भारत ने, या भारत के इस अभियान ने साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। यह अभियान नए भारत की उस भावना का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है। ये सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने
ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। पीएम ने यह बात क्या गजब कही है। लेकिन अब इरादा सूरज को जानने के संकल्प को सूरज के आगे ही पूरा करने का भी है। इस संकल्प का नाम है मिशन आदित्य L1। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर यह जानने की कोशिश करेगा कि सूरज का तापमान क्या है, उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, धरती की तरफ आती हैं, जो ओजोन लेयर से छनती हैं, उनका ओजोन लेयर पर असर क्या पड़ता है। L1 का मतलब है लैग्रेंज 1 पॉइंट। यही सैटेलाइट को जाना है या यान को जाना है। वह कक्षा में स्थापित होकर वहीं से सूर्य की चारों तरफ घूमेगा और सूर्य के ऊपर नजर बना करके रखेगा, उसकी स्टडी करेगा। धरती से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, इसलिए 15 लाख किलोमीटर धरती से जाकर के रुक करके सैटेलाइट उस 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज की स्टडी करेगा। क्यों? क्योंकि तब बीच में कुछ नहीं होगा, साफ होगा। ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है धरती से सूरज की। इसमें कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट आते हैं। इन पॉइंट्स पर गुरुत्वाकर्षण और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाते हैं। मोटी बात आप यूं समझ लीजिए कि वहां पर कोई भी अंतरिक्ष यान कम ईंधन के साथ रुक करके स्टडी कर सकता है, वहां बने रह सकता है। L1 पॉइंट इसलिए भी खास है क्योंकि सूर्य से जो सौर तूफान चलता है, वो जो भभका चलता है, वह इसी रास्ते से जाता है। माना जा रहा है कि भारत 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन की लॉन्चिंग लाइव देखने के लिए इसरो जो रजिस्ट्रेशन है उसका विंडो खोलने जा रहा है। यानी कि अगर आप सूरज की तरफ जाते हुए भारत के मिशन का गवाह बनना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए, विंडो खुलने जा रही है। चंद्रयान के बाद भारत अपना दूसरा कमाल दुनिया को दिखाने जा रहा है। यह अब तक का सबसे महंगा मिशन है जिस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। इसरो का मिशन आदित्य L1। भारत अंतरिक्ष में एक और मिशन की तैयारी कर रहा है इस आदित्य L1 के अलावा। उसका नाम है गगनयान। खबर है कि गगनयान के ट्रायल मिशन की लॉन्चिंग 1-1.5 महीने में हो सकती है। ट्रायल में मानव रहित यान को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सारे सिस्टम की जांच की जाएगी, रिकवरी सिस्टम यानी कि वहां से लौट करके क्या सलामत आ सकता है, और टीम की तैयारियों की जांच होगी। इस मिशन में भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को भी शामिल किया गया है। 2024 के शुरुआती महीनों में गगनयान के जरिए एक रोबो जिसका नाम व्योम मित्र दिया गया, व्योम मतलब आसमान आकाश, व्योम मित्र है। यह रोबो महिला है और इस व्योम मित्र महिला ह्यूमैनॉइड रोबो को इसरो ने 24 जनवरी 2020 को दुनिया के सामने रखा था। इसको अंतरिक्ष में भेजकर अंतरिक्ष में इंसानी शरीर की हरकतों को समझने की कोशिश की जाएगी कि जब आप वहां जाएंगे तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा और वहां सरवाइव करने के लिए आपको किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। यह रोबो को भेज करके जानने की कोशिश इसरो करेगा इस मिशन के जरिए। जो व्योम मित्र है
उसको दुनिया की बेस्ट स्पेस एक्सप्लोरर ह्यूमनॉइड रोबो का खिताब मिल चुका है। तो यह मिशन भी अब अपनी तैयारी में है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। ये स्पेस में हिंदुस्तान की कामयाबियों के नमूने हैं या उसका एक प्रतिमान है जिसकी तरफ दुनिया देखती है। आज हिंदुस्तान के संकल्प, उसकी लगन, सफलता और दुनिया के सामने खुद को साबित करने की कहानियां मैं सुना रहा हूं। हम कहां से कहां आए हैं इसका अंदाजा मैं आपको करवाना चाहता हूं। यह जो कामयाबियां आप देख रहे हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा वक्त है। उस वक्त में बहुत सारी लड़ाइयां हैं, संघर्ष हैं, मजबूरियां हैं, हालात बहुत बुरे रहे हैं। कैसे रहे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसलिए यह मंगलयान के जिक्र के बगैर जो आज की कहानी है वह पूरी नहीं हो सकती। सितंबर 2014 में जब भारत अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन मंगलयान के जरिए मंगल तक पहुंचने जा रहा था तो सारी दुनिया मुंह बाए देख रही थी। भारत ने यह मिशन ना सिर्फ पहले प्रयास में कामयाब कर लिया था बल्कि इतनी कम रकम में, इतने कम खर्चे में किया था कि बड़े बड़े तुर्रम खां देश दांतों तले उंगली दबाए बैठे थे कि भाई कर कैसे लिया इतने में। 450 करोड़ 615 करोड़ का चंद्रयान है। मंगलयान उससे भी कम का 450 करोड़ रुपए की लागत में वो मंगलयान ना सिर्फ 15 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बना, इसरो ने बनाया, बल्कि 300 दिन में 67 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर वो अपनी मंजिल मंगल ग्रह पर पहुंच भी गया। अब एक और कहानी सुनिए। मंगल पर पहले से जो मौजूद है अमेरिका का रोवर यान, क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं, उसकी लागत जानते हैं कितनी थी? अंदाजा लगाइए। 2 अरब अमेरिकी डॉलर, हमारा 76 रुपया, कभी 78 रुपया एक डॉलर। 2 अरब अमेरिकी डॉलर, 2 अरब से आप 78 को 76 को गुना कर लीजिए, उतना रुपया होता है। भारत की जो टेक्नोलॉजी है और इसकी जो क्षमता है और सस्ती कीमत में चीज़ों को तैयार करने की जो ताकत है, जो हमारे वैज्ञानिकों की लगन है, उसने मंगलयान को इतने कम खर्चे में कामयाब बनाया। हमारे वैज्ञानिकों के इस हुनर का उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में जमकर प्रचार किया। हमने मार्स मिशन किया, हम मंगलयान में सफल हुए और दुनिया में भारत पहला देश है जो पहले ही ट्रायल में मंगलयान में सफल हुआ। और हमारे नौजवानों की बुद्धि, ताकत देखिए कितने खर्चे में हुआ। लुधियाना में अगर आपको ऑटो रिक्शा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो शायद 1 किलोमीटर का 8-10 रुपया लग जाता होगा। हम मंगलयान किया, 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपया खर्चा आया। इतना ही नहीं, अमेरिका में हॉलीवुड की जो फिल्म बनती है, हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्चा होता है उससे भी कम खर्चे में भारत के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, टेक्नीशियनों ने मार्स मिशन का खर्चे कम खर्चे में पूरा किया। इतनी बड़ी सफलता, उसका अगर इतिहास देखेगा तो ध्यान में आएगा। आज जो दुनिया में स्पेस में हमारा नाम है, कभी ये स्पेस की दुनिया का कारोबार कहां होता था? बंगलुरु की और हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पे लोगों के मोटर गैराज के जो खाली जगह पड़ी रहती थी उसमें 2-4 लोग मिलकर के इस काम करते थे। और कभी आप में
प्रारंभिक दिनों की एक फोटो देखी होगी तो दो लोग साइकिल पर ये सैटेलाइट का एक पार्ट साइकिल पर बांध करके टो करके ले जा रहे हैं ताकि आसमान में जाना है। कोई कल्पना कर सकता है उस दिन जिसने देखा होगा कि साइकिल पे सैटेलाइट का पार्ट ले जाने वाला देश आज दुनिया के अंदर अपना लोहा बनवा लेता है। ये हमारा सफर है। 1969 में जब इसरो आया, विक्रम साराभाई हमारे स्पेस साइंस के जनक जिनको कहा जाता है, उन्हीं विक्रम साराभाई के नाम पर इस बार का लैंडर विक्रम जो चांद पर उतरा है उसका नाम रखा गया है। साइकिल पर इंजन ले गए, बैलगाड़ी पर इंजन ले गए। रूस की मदद से हमने ढांचे जोड़ करके अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी बनाया था। और आज अपने सैटेलाइट और अपने उपग्रह को हमने 1980 में छोड़ा, लेकिन कितने जतन से आज दुनिया के देश, अमेरिका जैसे देश हमारे यहां आते हैं अपना सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए। इसलिए कहानी सुनिए, ये और कमाल है। 15 फरवरी 2017 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो कहते हैं, घर घर में अब इसरो को सब लोग जानते हैं, इसरो ब्रांड हो गया है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने एक स्पेस मिशन में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए एक साथ। एक साल उसके पहले 2016 में इसरो ने सिंगल मिशन में 20 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इसके बाद 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से PSLV के जरिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अब इनसे हम आगे पहुंच गए हैं। हम अब GSLV पे हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लेकिन PSLV C-37 से हमने वो सारे सैटेलाइट लॉन्च किए थे और उसके जरिए 104 उनकी कक्षाओं में पहुंचा दिया। उससे पहले सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था और उसने 2014 में 37 सैटेलाइट एक बार में लॉन्च किए थे या ऑर्बिट में पहुंचाए थे। इसरो के अभियान में भेजे गए 104 उपग्रह 3 भारत के थे, बाकी जो 101 थे इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका ऐसे देशों के थे। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। मंगल ग्रह पर मार्स मिशन मंगलयान भेजने की कामयाबी के बाद अभी पिछले दिनों इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसरो ने मेगा मिशन के जरिए एक साथ विभिन्न देशों जिसमें अमेरिका, इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, UAE और भारत भी 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किए। एक साथ 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। और ये भी खुशी की बात है कि यह लगातार 38वां PSLV का सफल लॉन्च है। यह न केवल इसरो के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हिंदुस्तान ने 2014 में क्रायोजेनिक इंजन बनाया था। क्रायोजेनिक इंजन जानते हैं क्या है? ये वो इंजन है जो मिसाइल पेलोड को लेकर के, हमारी जो मिसाइल जाती है उस पर भारी भरकम हथियार लेकर के और 10,000 12,000 किलोमीटर जाके गिरा सकता है। इतनी ताकत, इतनी दूरी तक इतना वजन लेकर के जाने के लिए जो इंजन चाहिए, या जैसे हमारा इस बार का चंद्रयान का मिशन है, तो 4,000 किलो के वजन को चंद्रयान के जरिए चांद पर ले जाने के लिए जो इंजन चाहिए वो क्रायोजेनिक है। हमको देने से मना कर दिया था रूस ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने और जापान ने, यही 4 देश बनाया करते थे। रूस देना भी चाहता तो अमेरिका ने मना कर दिया था। बाद में रूस ने इंजन तो दिया हमको, लेकिन उसके जरिए हमने GSLV को सैटेलाइट लॉन्च किए थे। आज की तारीख में 2014 में हमने क्रायोजेनिक इंजन बनाया
और जिस देश के पास क्रायोजेनिक इंजन है उसके पास ICBM होता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक महादेश से दूसरे महादेश तक मार करने वाली जो मिसाइल होती है वो इसी क्रायोजेनिक इंजन के जरिए जाती है, हमारे पास है। करगिल का युद्ध हुआ था, करगिल के युद्ध में अमेरिकी सरकार, जब उस समय बिल क्लिंटन वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह बताने से इनकार कर दिया था कि GPS सिस्टम जो अमेरिका के पास था कि किन किन चोटियों पर पाकिस्तान के कहाँ कहाँ सैनिक हैं। हमने कहा था केवल आप लोकेशन बता दीजिए, बाकी हमारा काम है, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। हिंदुस्तान ने उसे सबक लेने के बाद अपना जो GPS होता है, लोकल GPS सिस्टम, अपनी फौजी ज़रूरतों के लिए बनाया। एक और बात, 1971 में जब इंदिरा गांधी गई थी राष्ट्रपति निक्सन के पास, अमेरिका में उसमें राष्ट्रपति हुआ करते थे, और भारत में बांग्लादेश से लोग भाग करके आ रहे थे क्योंकि पाकिस्तान की फौज वहाँ कोहराम मचाई हुई थी, तब वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेशी शरणार्थियों से हिंदुस्तान लगातार परेशान था और इंदिरा गांधी कहने गई थी कि पाकिस्तान को कहिए कि वो अपनी फौजी जो वहाँ के जुल्म है उसको कम करे, हमारे यहाँ शरणार्थियों का संकट खड़ा हो रहा है। निक्सन ने इंदिरा गांधी को 45 मिनट वेट करवाया और बांग्लादेश शरणार्थियों के बारे में कोई बात नहीं की। और आज हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो जो बाइडेन उनको अपना मेहमान बनाते हैं, परिवार की तरफ से डिनर दिया जाता है और हिंदुस्तान की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं। उसी अमेरिका में बस फर्क समय का है। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक हैं, हिंदुस्तान के वो लोग जो दुनिया के तमाम देशों में जाकर के अपने देश की खतरे लगातार करते रहे हैं, उनके बूते हैं। एक और कहानी में सुनाता हूँ, वक्त की तंगी है फिर भी। 1965 का युद्ध था। 1965 में पाकिस्तान के उस समय के जो तानाशाह थे अयूब खान, उनको ये लग रहा था कि हिंदुस्तान पर हमला कर दो, हिंदुस्तान इस समय जो है डगमगाया हुआ है, 62 का युद्ध भी चीन से हारा हुआ है, वो हमला नहीं करेगा। बाजी पलट गई, हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान में घुस गई, लाहौर तक पहुंच गई। अमेरिका के जो पैटर्न टैंक थे उनकी धज्जियां उड़ने लगी। अमेरिका के उस समय जो राष्ट्रपति हुआ करते थे लिंडन जॉनसन, उन्होंने शास्त्री जी को धमकी दी कि काम करो, अगर पाकिस्तान से तुमने फौज बाहर नहीं निकाली तो तुमको हम जो लाल गेहूं देते हैं जिससे तुम्हारा पेट भरता है वो बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कहा कि बंद कर दो। पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने कहा कि एक शाम का भोजन हम नहीं करेंगे। जय जवान जय किसान का नारा दिया, हरित क्रांति इस देश में आई और आज की तारीख में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गेहूं का। जो गेहूं अमेरिका देने से मना कर रहा था वही गेहूं हिंदुस्तान दुनिया को खिलाता है। पिछले साल 2022 में जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ रहा था, उस समय हिंदुस्तान ने अपना एक्सपोर्ट रोक दिया गेहूं का और अमेरिका बिलबिला गया कि जो सप्लाई चेन है वो गड़बड़ हो जाएगी। आज हिंदुस्तान गेहूं का एक्सपोर्ट रोक देता है तो अमेरिका बिलबिला जाता है। और एक वक्त था जब कहता था कि अमेरिका तुम पाकिस्तान से बाहर अपनी फौज निकालो नहीं तो भूखों मार दूंगा। ये हालत थी। हम कहाँ हैं ये मैं समझाने के लिए आज आया हूं। चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय हिंदुस्तान को आज़ादी मिलनी थी। हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त चर्चिल थे और चर्चिल हिंदुस्तानियों के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बहुत खराब राय रखते थे। वो कहते थे ये सब ऐसे लोग हैं, जाहिल लोग हैं, इनको हुकूमत दोगे ये देश बर्बाद कर देंगे, इनसे सरकारें नहीं चल सकती हैं, ये गुलाम हैं, इनको गुलामों की तरह रखो, यही ठीक है इनके लिए। आज उसी चर्चिल के मुल्क को हिंदुस्तान ने दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था के 5वें पायदान से हटा करके अपनी जगह बनाई है। उसी चर्चिल के देश इंग्लैंड में एक भारतवंशी प्रधानमंत्री बना हुआ ऋषि सुनक और उनके मुल्क को बाहर निकालने की लगातार कोशिश कर रहा है। वक्त बदल जाता है। अगर मुल्क का जज्बा मजबूत हो, लोग संकल्प के साथ चलते हों और वो सिर्फ देश के लिए जीते हों और अपनी तरक्की के साथ लगातार चलते हों तो दुनिया का इतिहास बदलता है। वक्त पहिया जो यहाँ था वो यहाँ आता है, जो यहाँ था वो यहाँ आएगा। हिंदुस्तान ने यही किया है। चंद्रयान उसकी ताज़ा गवाही है। लेकिन अब आपके लिए एक नई खबर है कि सूर्य की तरफ हिंदुस्तान का मिशन आदित्य L1 निकल रहा है। रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उस मिशन की गवाही आप भी दे सकते हैं, इसका इंतज़ाम कर लीजिए। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।